हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के समस्त लेकर आ गई हूँ बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसका न्यू सॉल्व्ड मॉडल पेपर। देखिए, आपका बीए थर्ड सेमेस्टर में जो सोशियोलॉजी है उसमें आपको पढ़ना है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन। यही आपको पढ़ना है बीए थर्ड सेमेस्टर में। तो न्यू सॉल्व मॉडल पेपर आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है और आपका एग्ज़ाम एकदम सर पे आ चुका है, आपको तैयार करना है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बस ये वीडियो पूरा एंड तक देख लीजिए। आज की वीडियो में मैं यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे 100% 2024-25 की परीक्षा में। और स्टूडेंट्स देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात आपसे कहना चाहूँगी। आप लोग ये मत कहिएगा मैम आपने कितनी देर में वीडियो शुरू की। बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 से 3 मिनट आपका लेती हूँ मगर आपकी चीज़ें आसान कर देती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आपका समय ले लेती हूँ। तो आप यहाँ समय देंगे तो परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, चाहे को करिकुलर सब्जेक्ट हो, आपका जियोग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी की फुल क्लास कंप्लीट करा दी है मैंने। प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है चैनल पे, आप लोग विजिट करके देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। देखिए, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आपकी रिटन परीक्षा होती है या ऑब्जेक्टिव्स, आज की वीडियो दोनों देखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए लेक्चर हेल्पफुल होगा आज का, और रिटन जिनका होता है उनके लिए पूरी वीडियो हेल्पफुल होगी। और किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आपका सिलेबस वही होगा, तो इसलिए क्वेश्चन आपका यही होगा। पहला आपका क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। जब परिभाषित करने को कहेगा तो आप किसी भी 1-2 विद्वान की डेफिनेशन लिख दीजिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है किंग्सले डेविस के अनुसार, वो मैं आपके लिए यहाँ पे नोट की हूँ। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल वे परिवर्तन होते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में होते हैं। समाज में जो बदलाव आ रहा है, समाज की संरचना में, समाज के संगठन में, समाज के स्वरूप में, समाज के पूरे ढांचे में या समाज में जो हो रहा है कार्य, उन कार्यों में अगर परिवर्तन आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछेगा। लॉन्ग के लिए आपको यूनिट नंबर 1 देखनी होगी, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। देखिए, सांस्कृतिक परिवर्तन, संस्कृति आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो उसी संस्कृति में जब परिवर्तन आता है तो उसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जाता है। देखिए, सांस्कृतिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है कि विश्वास में, धर्म में या कला के क्षेत्र में या साहित्य या फिर भाषा, इन सभी चीज़ों में अगर बदलाव आ रहा है तो इसे हम कहते हैं कि वो सांस्कृतिक परिवर्तन है। इसके अंतर्गत के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन होता है, यानी संस्कृति के जितने भी पक्ष हैं, चाहे भाषा में हो, कला हो, साहित्य हो, धर्म हो, विश्वास हो, सभी में अगर परिवर्तन आएगा तो हम कहेंगे कि वो सांस्कृतिक परिवर्तन है। देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के किन्हीं 2 प्रतिमानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आएगा। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान आप हेडिंग डालकर पहला पॉइंट लिखिएगा रेखीय प्रतिमान। दूसरा है उतार चढ़ाव दार प्रतिमान। तो रेखीय में होता है कि इस प्रतिमान के अंतर्गत वे सभी प्रतिमान आते हैं जो एकाएक होते रहते हैं, एकाएक परिवर्तन होता रहता है एक सीक्वेंस में। उदाहरण के लिए नवीन जो आविष्कार हो रहे हैं तो उन आविष्कारों से जो परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है तो वो रेखीय परिवर्तन है। इस तरह से वो लगातार एकाएक परिवर्तन होगा। आज कुछ नई टेक्नोलॉजी आई, कल उससे बढ़ के कुछ आएगी, फिर कल को और उससे बढ़ के आएगी, तो एकाएक रेखीय परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है उतार चढ़ावदार परिवर्तन। देखिए, इस प्रतिमान में परिवर्तन की दिशा सदैव एक ओर को नहीं होती, मतलब किसी भी तरह से परिवर्तन हो सकता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है इस वाले प्रतिमान में।
कुछ समय तक परिवर्तन एक विशेष दशा में होता है, कभी दूसरी दिशा में हो जाएगा, कभी दूसरी दिशा में हो जाएगा। तो इस प्रतिमान में उतार चढ़ाव लगा रहता है। स्टूडेंट्स, आपकी 1 से लेकर जो 8 तक की यूनिट है सोशियोलॉजी की, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन, वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स अगर आपने डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक करके पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट पढ़ ली तो बस यूँ समझिए कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आपका तैयार हो गया, क्योंकि क्लास जो मैं कराती हूँ फुल डिटेल कराती हूँ, एक एक टॉपिक पूरा नोट्स के साथ आपका कंप्लीट करवा देती हूँ हर सब्जेक्ट का। तो आपका अगला प्रश्न है MSA राव। तो देखिए इस तरह से लिख के छोड़ देता है परीक्षा में, MSA राव कौन थे? तो MSA राव समाजशास्त्री थे, तो उनके बारे में आपको लिखना होगा। MSA राव का पूरा नाम मधुगिरी सरोज ए राव था, याद रखिएगा इनका नाम। और इनका जन्म जो हुआ था वो 1926 में हुआ था, और ये समाजशास्त्र के प्रवक्ता भी थे। इन्होंने सन 1959 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय में जब समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने का काम चल रहा था, तो उसमें समाजशास्त्र के विषय की स्थापना करने वाले सदस्यों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और राव ने शहरों व गांवों में भोजन व पोषक के सामाजिक प्रभाव पर भी व्यापक रूप से लिखा है, और इस विषय से संबंधित उन्होंने कई सारे लेख भी संपादित किए हैं। तो MSA राव के बारे में इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि राव को समाजशास्त्रीय योगदान के लिए कब और किस सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी अब देखिए ये इतने बड़े समाजशास्त्री थे, समाजशास्त्र में इन्होंने इतना योगदान दिया, तो आखिर इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया और कब दिया गया? तो देखिए राव को समाजशास्त्रीय योगदान के लिए 1969 ईस्वी में GS घुरिये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। और इनको SC राव गोल्ड मेडल सन 1982 ईस्वी में भी प्राप्त हुआ था। तो देखिए उन्हें गोल्ड मेडल 1982 में दिया गया, और GS घुरिये अवार्ड जो था वो इनको 1969 ईस्वी में दिया गया था। स्क्रीनशॉट कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, MSA राव की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थीं? देखिए आपका जब शॉर्ट में पूछेगा तो इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चन कोई भी पूछ देगा, और लॉन्ग में आपसे पूछ दे MSA राव के बारे में लिखिए, तो आप ये जितने क्वेश्चन अलग अलग से हैं इनको आप एक में बनाकर लिख सकते हैं। तो आपका क्या करना है, आपका अगर सारी चीज़ें तैयार होंगी तो आप उनको अति लघु, लघु, दीर्घ किसी भी तरह से पूछेगा आप आसानी से लिख लेंगे। तो मैं जितनी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आप देखा कीजिए, इसके पहले भी मैंने 3-4 वीडियोज़ ऑलरेडी आपके मॉडल पेपर की अपलोड कर दी हैं, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए हैं, और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस भी अभी अपलोड करूंगी जो आपके सेक्शन C में पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके लिए वीडियो मैं जल्द अपलोड करने वाली हूं, और कई सारी वीडियोस अपलोड करूंगी, तो आप उनको भी तैयार कर लीजिएगा। तो MSA राव की प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें पहला है मालाबार में सामाजिक परिवर्तन। दूसरी कृति यानी दूसरी रचना है शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन। तीसरी रचना है शहरी और गंदी बस्तियाँ। चौथी इनकी कृति है भोजन, समाज और संस्कृति। पांचवी है परंपरा में उपयुक्तता और परिवर्तन। इतना आपको याद होगा तो आपके लिए आसान होगा, इतना याद रखिए, 5 बहुत हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, मगर ये 5 इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है इंडियन विलेजेस पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो इंडियन विलेजेस के रचनाकार थे MN श्रीनिवास। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है MN श्रीनिवास की, और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। छोटा सा ही क्वेश्चन है मगर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अध्ययन में योगदान देने वाले समाजशास्त्रियों के नाम लिखिए। देखिए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक ये एक ऐसा टॉपिक है आपके सिलेबस का जहाँ से लॉन्ग में भी क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो लॉन्ग पर अपलोड करूँगी। मैं पहले आपका शॉर्ट वेरी शॉर्ट के लिए अपलोड कर रही हूँ मॉडल पेपर की वीडियोज़।
जब इस पर मैं 10-15 वीडियोस अपलोड कर लूँगी तो लॉन्ग के लिए भी अपलोड करूँगी। देखिए बिल्कुल फ्री में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देती हूँ, इसलिए अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि हर किसी तक हम पहुँच सकें और हर स्टूडेंट बिल्कुल फ्री में अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन में किन समाजशास्त्रियों ने योगदान दिया है? तो पहले हैं M.N. श्रीनिवास, दूसरे हैं S.C. दुबे, तीसरे हैं D.S. मजूमदार, चौथे हैं प्रोफेसर योगेंद्र सिंह आदि। ये 4 नाम आपने एकदम अच्छे से याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट समाजशास्त्री रहे जिन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के अध्ययन पर काफ़ी ज़्यादा अपने काम किए हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक समाजशास्त्रीय अध्ययन की विशेषताएं लिखिए। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता आप एग्ज़ाम में बिना हेडिंग के मत लिखिएगा। यहाँ पर मैं हेडिंग कभी कभी नहीं ऐड करती क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके क्वेश्चन ऐसे कराती रहूँ। आप हेडिंग ज़रूर लिखिएगा, ये हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन लिखें, शॉर्ट लिखें, लॉन्ग लिखें, हेडिंग मत भूलिएगा कभी। पहली विशेषता है कि आंतरिक प्रकार्यात्मक समाकलित तथा मिश्रित वैशिष्ट सामाजिक घटना के अध्ययन पर बल देता है। दूसरी विशेषता है कि सामाजिक संरचना के विश्लेषण पर इसमें विश्लेषण में बहुत ज़्यादा इसमें प्रयास किया जाता है। तीसरी विशेषता है प्रसारवादी आधार पर परिवर्तन का विश्लेषण करना, ये इम्पोर्टेंट है। चौथा है सामाजिक घटनाओं का गहन विश्लेषण करना। तो ये सारी विशेषताएं हैं, आप इनको याद रखिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार धर्म के 2 कार्य लिखिए। ये अक्सर आपके अति लघु में पूछता है और आपसे भी पूछ सकता है। इसके आने के चांसेस 80% हैं आपकी परीक्षा में, तो इसको भी देख लीजिए। दुर्खीम के अनुसार धर्म क्या है? दुर्खीम तो आप जानते ही हैं कि बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, ये फ्रांस के विद्वान थे। तो दुर्खीम के अनुसार धर्म के कार्य में पहला कार्य है कि धर्म जो है, जो धार्मिक कृत्य होते हैं या आत्म अनुशासन को प्रोत्साहन देते हैं और व्यक्तियों को सामाजिक जीवन जीने के लिए, सामाजिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। तो ये याद रखिएगा, व्यक्तियों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। दूसरी विशेषता है कि धार्मिक कृत्य व्यक्तियों को एक दूसरे के समीप करते हैं। जो धार्मिक कृत्य होते हैं, जो भी लोग हैं एक दूसरे के साथ निकट आते हैं, मिलकर रहते हैं। धर्म हमेशा अच्छी बातें ही सिखाता है, चाहे कोई भी धर्म हो। कोई धर्म किसी के साथ नफरत या लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाता। हर धर्म प्यार करना सिखाता है, लोगों से अच्छा व्यवहार करना सिखाता है, सच बोलना सिखाता है, न्याय करना सिखाता है, चाहे कोई भी धर्म हो। उनके संबंधों को मजबूत करते हैं। जो धार्मिक कृत्य होते हैं व्यक्तियों को समीप लाते हैं, उनके जो संबंध होते हैं उनको मजबूत करते हैं तथा इस प्रकार सामाजिक संश्लिष्टता को बढ़ावा मिलता है। तो धर्म के ये 2 महत्वपूर्ण कार्य दुर्खीम के अनुसार हैं, इनको याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उदर्ग गतिशीलता से क्या आशय है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड करूँगी क्योंकि लॉन्ग में ये पूछता है और शॉर्ट में भी पूछता है, तो लॉन्ग के लिए भी जल्द वीडियो अपलोड करने वाली हूँ मैं आपके लिए। उदर्ग सामाजिक गतिशीलता का देखिए अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक सामाजिक स्तर में स्थानांतरण हो जाना, यानी कि किसी व्यक्ति का या किसी सामाजिक वस्तु का एक समाज का स्तर है उसमें से स्थानांतरण हो जाना, मतलब स्थान चेंज कर लेना, वो उदर्ग गतिशीलता कहलाती है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? 100% आने का पूरा चांस है। राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य में पहला उद्देश्य था कि भारतीय समाज की समय की आवश्यकता के अनुरूप पुनर्गठन करना था। भारतीय समाज का पुनर्गठन करना था समय की आवश्यकता के अनुरूप। तो ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था सामाजिक नियोजन के माध्यम से समाज का कल्याण करना। तीसरा उद्देश्य था कि गरीबी को पूरी तरह से भारत से समाप्त कर दिया जाए। तो ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे राष्ट्रीय आंदोलन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दलित समस्या के निराकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को क्या सुझाव दिए हैं?
तो डॉक्टर अंबेडकर ने देखिए दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य भी किए हैं और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। तो देखिए आपका यहाँ पे हेडिंग है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलितों को निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। आप पूरा ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा एग्जाम में। पहला सुझाव इन्होंने दिया कि शहरी क्षेत्रों में जाकर बसो। दलितों से इन्होंने कहा कि शहरों में जाकर बसो। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया कि लौकिक व्यवसाय को भी अपनाना शुरू कर दीजिए। तीसरा इन्होंने सुझाव दिया दलितों के उत्थान के लिए कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करो। जब तक राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी आपका क्या है, उत्थान नहीं हो सकता। चौथा इन्होंने सुझाव दिया कि अपनी उन्नति के लिए स्वयं प्रयास करो और अपनी मेहनत से खुद को आगे ले जाओ। पांचवा सुझाव उन्होंने दिया कि संघर्ष, समझौता और सौदेबाजी की रणनीति को अपनाओ। संघर्ष कीजिए, समझौता कीजिए, सौदेबाजी की रणनीति है, ये इन सभी चीज़ों से लड़िए तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दलितों की समस्या के लिए दिए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सार्वभौमिकरण की विशेषताएं लिखिए। सार्वभौमिकरण आपके सिलेबस का एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न ज़रूर बनता है हर साल परीक्षा में और आपसे भी पूछा जाएगा। तो सार्वभौमिकरण की विशेषताएं याद रखिए, विशेषताएं ज़रूर पूछता है। तो पहली विशेषता है सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का विकास लघु और बृहत परंपराओं के पारस्परिक संबंधों से होता है। लघु का मतलब छोटा, बृहत का मतलब बड़ा। तो दूसरी विशेषता है सार्वभौमिकरण में लघु परंपराएं अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करती हैं बल्कि अस्तित्व को बनाए रखने के बाद भी अपने से भिन्न एक नई बड़ी परंपरा का निर्माण करती हैं। जो लघु परंपराएं होती हैं अपने आप को समाप्त नहीं करती हैं और जबकि अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं और खुद को एक अलग बड़ी बृहद परंपरा में बदल देती हैं। तीसरी विशेषता है लघु एवं बृहद दोनों परंपराएं पवित्रता के दृष्टिकोण से समान रूप से बनी रहती हैं। चौथी विशेषता है बृहद परंपराएं पूर्णतः नवीन दिखाई देने के बाद भी पूरी तरह से नवीन नहीं होती हैं। जो बड़ी बृहद परंपराएं होती हैं वो नई होती हैं, लेकिन नई होती हैं, पूरी तरह से नहीं बनती हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से वो नई नहीं शो करती, नहीं दिखती, बल्कि ये बृहद परंपराएं मूलतः लघु परंपराओं की ही संशोधित रूप होती हैं। यानी जो लघु परंपरा होता है, छोटी जो परंपराएं होती हैं उनका संशोधित रूप का मतलब बदला हुआ रूप। तो उन्हीं छोटी परंपराओं का बदला हुआ रूप, संशोधित रूप ही बृहद परंपरा होता है। तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता। तो ये सार्वभौमिकरण की विशेषताएं हैं। तो देखिए आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है सामाजिक आंदोलन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक आंदोलन की आपको परिभाषा देने के लिए ज़रूर कहेगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली डेफिनेशन है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। जब भी परिभाषा पूछेगा तो हो सकता है अति लघु में ही आपसे पूछे, तो 2 डेफिनेशन आप याद रखिएगा हर एक टॉपिक पर। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि उचित समय पर अनुचित कृत्यों का विरोध ही वास्तविक सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन है। कि जो अनुचित कृत्य हैं उनका उचित समय पर अगर विरोध कर दिया जाए और समाज में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए तो वही सामाजिक आंदोलन है। दूसरी डेफिनेशन है हर्बर्ट ब्लूकट के अनुसार। हर्बर्ट ब्लूकट लिखते हैं कि जीवन की दिशा को समायोजित तथा व्यवस्थित करने के लिए सामूहिक उद्यम का प्रयास ही सामाजिक आंदोलन है। तो ये 2 डेफिनेशन बहुत इजी है सामाजिक आंदोलन की, इनको याद रखिएगा। ये अगला प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपसे आपके लॉन्ग में पूछा जाएगा, तो ये लॉन्ग की दृष्टि से इसको तैयार रखिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न आपका कह रहा है भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये प्रश्न ज़रूर पूछेगा क्योंकि कृषक आंदोलन जो भारत में हुए हैं वहाँ के जो टॉपिक हैं आपका बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ से प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछता है हर बार। तो आपसे ये प्रश्न ज़रूर पूछेगा, तो इसलिए इसको तैयार रखिए। देखिए भारत में कई सारे कृषक आंदोलन हुए, तो सबसे पहले आप कृषक आंदोलन के बारे में जब लिखेंगे तो आपको कृषक आंदोलन का अर्थ लिखना होगा। ये कृषक आंदोलन है क्या चीज़, क्यों हुआ था, उसके बाद जो आंदोलन हुए उन आंदोलनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो पहले आप हेडिंग डालकर लिखिएगा कृषक आंदोलन। देखिए भारत में अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप प्राचीन जो भारतीय कृषि व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी।
जो भारत की प्राचीन परंपरागत कृषि व्यवस्था थी, जब ब्रिटिश शासनकाल था हमारे भारत में, उस टाइम वो पूरी प्राचीन भारतीय कृषि जो व्यवस्था थी खराब हो गई थी। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिशों के रूल इतने कठोर होते थे कि जो किसान होते थे वो पूरी तरह से उनकी खेती का जो काम था वो ख़राब हो चुका था और भूमि पर अत्यधिक दबाव बढ़ने के कारण कृषकों की दशा जो थी दयनीय हो गई थी। क्योंकि देखिए ब्रिटिश शासन काल में अलग अलग कानून लाए गए थे, जैसे दर कर लिया जाता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी व्यवस्था, इन सभी के अकॉर्डिंग टैक्स लिया जाता था, किसानों से भू राजस्व वसूला जाता था और बहुत अधिक राजस्व वसूला जाता था। ज़मींदार लोग जो थे वो किसानों के ऊपर अत्याचार करके, बहुत शोषण करके ज़बरदस्ती कर वसूला करते थे, जिससे जो किसानों की दशा थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। और सरकारी कर तथा ज़मींदारों के शोषण से भारतीय किसान जो थे असंतुष्ट हो चुके थे और अब वो लोग बहुत मजबूर हो चुके थे जो किसान थे। क्योंकि देखिए जब किसान, जो बहुत गरीब किसान होते थे, जो बहुत छोटे पैमाने पे खेती करते थे, उनसे इतना ज़्यादा कर ले लिया जाता था और अगर वो कर का भुगतान सही समय पर नहीं कर पाते थे तो ज़मींदारों द्वारा उनकी भूमि हड़प ली जाती थी और बेच दी जाती थी किसी बड़े अमीर किसान को। फिर उसी से उनका जो कर था वसूला जाता था, जिससे वो किसान बेरोज़गार हो जाते थे और वो किसान के बजाय मजदूर हो जाते थे और किसी बड़े किसान, देखिए किसान ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ गरीबों, जो बड़े ज़मींदार किसान होते थे उनके वहाँ वो मजदूरी करने लगते थे। तो इसलिए किसानों की दशा बहुत शोचनीय हो गई थी और किसान लोग अब ज़मींदारों के शोषण से, अत्याचार से असंतुष्ट हो चुके थे और इसी के परिणाम स्वरूप कृषकों में विद्रोह का जो स्वर था वो फूट पड़ा था। क्योंकि देखिए जो खाद्यान्न फसल उगाई जाती थी उसके अलावा ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती नील, कपास, जूट, गन्ना, चाय आदि की भी खेती कराई जाती थी ज़बरदस्ती, और भारतीय किसान उसकी खेती नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए क्या होता है कि किसानों में विद्रोह का स्वर फूट पड़ता है और आंदोलन के रूप में वो विद्रोह उभरता है। और भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आंदोलन है संथालों का आंदोलन। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जो संथाल लोग होते थे वो मानभूम में रहते थे या बड़ा भूम में रहते थे, हजारीबाग में या मिदनापुर में या बांकुड़ा या फिर वीरभूम, इन आदि क्षेत्रों में संथाल लोग रहते थे। और 1793 ईस्वी की जो अस्थाई भूमि कर व्यवस्था थी उसके द्वारा इनकी जो पैतृक भूमि थी वो ज़मींदारों द्वारा छीन ली गई थी। क्योंकि जब किसान टैक्स नहीं भुगतान कर पाता था तो ज़मींदारों द्वारा क्या होता था, ज़मीन छीन ली जाती थी किसानों की। तो इसलिए संथालों की जो कृषि ज़मीन थी वो छीन ली गई। और इसके बाद वो संथाल लोग जो थे राजगिरी की पहाड़ियों में जाकर बस गए और वहाँ पर रहकर बहुत कठोर परिश्रम और मेहनत करके जंगलों को काटकर उन्होंने वहाँ की ज़मीन को कृषि योग्य भूमि बनाया, कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया। और इस भूमि पर भी ज़मींदारों ने पुनः अपना दावा पेश कर दिया। देखिए ज़मींदारी जो थी इस वजह से किसानों का बहुत नुकसान हुआ था। और इस दावे के बाद संथालों ने क्या किया, विद्रोह करना शुरू किया कि अब ये ब्रिटिश सरकार भारत में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, हम अपने देश में रहकर अपना अधिकार लेकर रहेंगे। तो इसलिए संथालों ने क्या किया, इस दावे के बाद संथालों ने अंग्रेज़ी राज्य की समाप्ति की घोषणा कर दी और उन्होंने क्या किया, भागलपुर तथा राजमहल के बीच में जो संचार व्यवस्था थी और रेल व्यवस्था थी उसको भंग कर दिया। और अंग्रेज़ी सेना और संथालों के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष होता है जिसमें अंग्रेज़ी सेना के दांत खट्टे हो जाते हैं। तो ये सारे जो आंदोलन थे, किसानों ने अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए आंदोलन किए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी बहुत कठोर थी। और देखिए इसलिए आपको ये आंदोलन याद रखना है, यहाँ से आपकी परीक्षा में ज़रूर प्रश्न आएगा कृषि आंदोलन से। दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है किसानों का बंगाल में नील कृषकों का आंदोलन। नील की खेती जैसा कि आप लोग जानते हैं किसानों के द्वारा ज़बरदस्ती कराया जाता था। और देखिए मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश सरकार ने नीतियां बनाई थी कर व्यवस्था की, पहली थी अस्थाई,
व्यवस्था और रैयतवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्था इनके द्वारा किसानों से कर लिया जाता था, और जो कर की वो थी बहुत दर थी बहुत ज़्यादा थी, तो किसान जो गरीब होते थे वो नहीं कर का भुगतान कर पाते थे सही समय पर, तो ज़मींदारों द्वारा उनकी भूमि को बेच दिया जाता था। और रही बात जो नकदी फसलें थी, नकदी फसलों का मतलब होता है ऐसी फसल जिसको बेच करके डायरेक्ट पैसा कमाया जाए। तो नील की खेती हो या फिर कपास हो, जूट हो, गन्ना हो, चाय हो, अफीम हो, ये सारी जो फसलें हैं नकदी फसलें हैं जिनको उगा करके सीधे तौर पर बेचकर नकदी हासिल की जाती थी, और आज भी की जाती है। लेकिन देखिए जब ब्रिटिश शासनकाल था उस समय 1813 के बाद समय लगभग 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई थी, जिससे कि ब्रिटेन में कच्चे माल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। तो अंग्रेज़ी सरकार ने सोचा कि अगर किसानों से नील की खेती, जूट की, कपास की, गन्ना की, चाय, अफीम आदि की खेती कराई जाए तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा। और जो किसान गरीब थे उनसे क्या किया जाता था, ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी, जबकि इन तरह की खेती को करने के लिए बहुत अधिक धन की ज़रूरत होती थी। तो जो ज़मींदार होते थे वो गरीब किसानों को एडवांस रूप में कैश भी देते थे कि तुम लो और अपना ये खेती करो और हमें दो। और जब गरीब किसान उस एडवांस रकम का भुगतान नहीं कर पाते थे, नहीं ऋण चुका पाते थे, तो उनकी ज़मीन और उनकी खेती को हड़प लिया जाता था, तो जिससे वो किसान बहुत गरीब होते चले जा रहे थे। उसी के अपोजिट में अगर देखें हम तो जो अमीर किसान थे, जिनके पास धन ज़्यादा था, ज़मीन ज़्यादा थी और बड़े पैमाने पर खेती करते थे, तो उनके पास साधन अधिक थे, संसाधन और तकनीकें थी, जिनके माध्यम से वो नील, कपास, गन्ना, जूट की खेती करके बेच करके नकदी हासिल कर रहे थे, नकदी कमा रहे थे और दिन ब दिन अमीर हो रहे थे। जबकि गरीब किसान गरीब होते जा रहे थे, मजदूर हो चुके थे। तो देखिए इसलिए किसानों ने नील की खेती करने से मना किया, तो और उसके लिए आंदोलन भी चलाया। देखिए यह आंदोलन अंग्रेज़ी भूमिपतियों के विरुद्ध चलाया गया था। भूमिपतियों का मतलब वो जिन्होंने ज़मींदारों से भूमि प्राप्त करके भूमिपति हो गए थे, क्योंकि किसानों की भूमि ले ली जाती थी जब वो कर नहीं दे पाते थे। तो देखिए जो बंगाल तथा बिहार के ज़मींदारों से भूमि प्राप्त करके भूमिपति हो गए थे, और ये कृषकों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और अत्याचार भी करते थे, शोषण भी करते थे अगर किसान मना करते थे तो इसलिए किसान की मजबूरी थी कि उन्हें ये खेती करनी पड़ती थी। किसानों ने तंग आकर नील की खेती न करने का निश्चय कर लिया और आंदोलन भी शुरू किया कि वो नील की खेती नहीं करेंगे, और यह आंदोलन धीरे धीरे व्यापक रूप लेता गया और सरकार को नील आयोग की नियुक्ति भी करनी पड़ी। तो ये सारे आंदोलन आप याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा बताइए। देखिए सामाजिक गतिशीलता आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी ज़रूर एग्जाम में पूछेगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि सामाजिक गतिशीलता है क्या, इसकी अवधारणा बताइए। तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले आप लोग सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा। हेडिंग डालने के बाद आप लोग लिखिएगा, एक विद्वान थे सोरोकिन ने एक अपने अनुसार अवधारणा बताई है सामाजिक गतिशीलता की। ये लिखते हैं सामाजिक गतिशीलता के अर्थ के बारे में। सोरोकिन लिखते हैं कि देखिए गतिशीलता का अर्थ किसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन उत्पन्न हो जाना होता है जिससे कि नवीन संपर्क और प्रेरणाएं उत्पन्न हो। इस प्रकार गतिशीलता को नवीन मानसिक संपर्कों से संबंधित स्थानीय परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। देखिए और इस कथन जो है ये सोरोकिन का, तो इस कथन से हमें ये स्पष्ट होता है कि जितने भी परिवर्तन होते हैं समाज के अंदर, हम उनको सामाजिक गतिशीलता नहीं कहेंगे। सामाजिक गतिशीलता हम केवल उसी स्थिति को कहते हैं जिसमें भौतिक गतिविधियों के साथ व्यक्ति की प्रेरणाओं में भी परिवर्तन हो जाए और व्यक्ति उन नवीन प्रेरणाओं के अनुसार कुछ नई अनुक्रियाएं भी करने लगे, तो उसे हम कहेंगे सामाजिक गतिशीलता। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखिए आपका जो समाजशास्त्र का टाइटल है पेपर का वो क्या है, भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। तो जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए समाज में फैली बुराइयां कुरीतियों को दूर करने के लिए, तो उसमें से आर्य समाज भी एक आंदोलन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1885 में की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना सरस्वती जी ने आर्य समाज के माध्यम से
वैदिक धर्म के पुनरुत्थान तथा हिंदू समाज के पुनरुत्थान का महत्वपूर्ण कार्य किया और स्वामी जी ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बम्बई और राजपूताना आदि का भ्रमण करके शास्त्रार्थ तथा व्याख्यानों द्वारा वैदिक धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने की भी कोशिश की। उन्होंने देखिए समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज के जो सिद्धांत थे उनको आपको याद रखना है, जिसमें पहला सिद्धांत है कि सब पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं और सत विद्या का मूल आरंभ परमात्मा है। विद्या का मतलब जो ज्ञान होता है, शिक्षा होती है, उससे जाने जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है आर्य समाज का कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता, निर्विकार, अनादि, अनुपम, स्वार्धिपति, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, अजर और सर्वांतर्यामी हैं, उसी की उपासना करना उचित है। ये सब कुछ आर्य समाज के सिद्धांत हैं। आर्य समाज का तीसरा सिद्धांत है सत्य को ग्रहण और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है, देखिए सत्य यानी जो सच है उसको ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और असत्य को यानी झूठ को कहना चाहिए कि हाँ ये झूठ है। देखिए बहुत सारे लोग झूठ को जानते हुए भी उसको छुपा ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। झूठ जो है उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत लोगों के अंदर होनी चाहिए और जो झूठ है उसको खुलकर कहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ झूठ है और गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। और जो सच्चाई है उस पर अड़े रहना चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए, सच यही है, तुम मानो या ना मानो। तो ये भी आर्य समाज का एक सिद्धांत है और बहुत अच्छा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है सब कार्य धर्म के अनुसार करना चाहिए। धर्म जो बताता है उसी के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म किसी भी इंसान को गलत काम करना, झूठ बोलना नहीं सिखाता। हर धर्म लोगों को सही शिक्षा देता है, मार्गदर्शन करता है, सत्य बोलना सिखाता है, झूठ और हिंसा के बारे में बताता है कि इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें धर्म सिखाता है, उसी के हिसाब से कोई भी कार्य करना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, यानी कि विद्या का मतलब शिक्षा की वृद्धि करनी चाहिए, अविद्या को ख़त्म करना चाहिए, उसका नाश करना चाहिए। छठा है वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है और वेद पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए और सभी आर्यों का परम धर्म है वेद। इसलिए जो वेद है वो सही शिक्षा देता है, सत्य बताता है, सत्य विधा की पुस्तक है। इसलिए हर किसी को चाहिए कि वो वेद को पढ़े, पढ़कर सुनाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़े, पढ़ाए, सुने, सुनाए, क्योंकि ये सभी आर्यों का परम धर्म है। तो ये आर्य समाज के सिद्धांत, इनको याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है सती प्रथा का विरोध। सती प्रथा के विरोध के बारे में आपसे प्रश्न ज़रूर पूछेगा, तो इसके बारे में देख लीजिए। सती प्रथा का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय जी ने किया। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ये आपके परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए राजा राम मोहन राय जी का जो नाम है वो सती सुधार आंदोलन के संबंध में चिर स्मरणीय रहेगा, यानी कि सदा याद किया जाएगा इनको, क्योंकि जो सती प्रथा थी उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया। और हम लोग ये बात जानते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना की, जिसके द्वारा इन्होंने समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने का कार्य किया। ये एक महान समाज सुधारक के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने रचनाओं के द्वारा इस प्रथा के विरुद्ध जनमत बनाने का भी प्रयत्न किया और राजा राम मोहन राय ने अपने परिवार में ही सती प्रथा के दुखद दृश्यों को देखा था, जिसमें स्त्रियां पति के साथ चिता में कूद पड़ती थीं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि जिस औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे उनके साथ ही जला दिया जाता था। तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई कि ये चीज़ें गलत हैं। स्त्रियों को उनके पति की चिता के साथ जला दिया जाता था और फिर चीख चीख कर अपने प्राण दे देती थी वो, और इस दृश्य ने उन्हें काफ़ी कष्ट भी पहुंचाया। राजा राम मोहन राय जी ने अपने परिवार में ही ऐसी चीज़ों को देखा जिससे उनका दिल बहुत दुखा और उन्होंने ठान लिया कि वो सती प्रथा को ख़त्म करके रहेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, आवाज़ उठाएंगे और इसको समाप्त करके रहेंगे। उन्होंने 1818 में इसके विरुद्ध लिखना भी प्रारंभ कर दिया कि सती प्रथा बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
भारतीय समाज में आचारों विचारों की स्वतंत्रता में यहीं से क्रांति की ज्वाला भी श्री गणेश होता है। श्री गणेश का मतलब शुरुआत होती है और इनके बाद से बहुत सारे समाज सुधारक उभर कर सामने आते हैं, जिन्होंने समाज में बहुत सारे आंदोलन चलाए, समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने के लिए, महिलाओं को समाज में अच्छी स्थिति दिलाने के लिए। क्योंकि उस समय देखिए महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत शोचनीय थी, बहुत खराब थी। उसके जिस औरत के पति की मृत्यु हो जाए उसे समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था, विधवा औरत से कोई विवाह नहीं करता था, उनके पति की चिता के साथ उन्हें जला दिया जाता था और हिंदू धर्म में ये बहुत ज़्यादा होता था। तो इसलिए हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, उसके खिलाफ लिखना शुरू किया और तभी से भारत के समाज में क्रांति की ज्वाला शुरू हो जाती है। और इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे समाज सुधारक जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सभी समाज सुधारक सामने आते हैं और अपने अपने अनुसार आंदोलन चलाकर समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, जिसमें वो लोग सफल भी होते हैं। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो उस समय भारतीय वायसराय थे और इनके राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को इन्होंने इल्लीगल घोषित कर दिया कि कोई भी किसी भी औरत का उसके पति के चिता के साथ उसको जलाएगा नहीं, उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने इस प्रकार शास्त्रों के आधार पर अपनी तार्किक बुद्धि के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया कि सती प्रथा न तो धार्मिक दृष्टि से उचित है और न ही मानवतावादी दृष्टि से ही, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से ये तो गलत है ही। हर विधवा औरत को भी जीने का अधिकार है और हर विधवा औरत को पुनः विवाह करने का भी अधिकार है। और ये चीज़ जो है सती प्रथा न तो धार्मिक दृष्टि से ये सही है और न मानवतावादी दृष्टिकोण से ही ये सही है। तो इसको समाप्त किया जाता है राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। तो सती प्रथा के बारे में आप ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। देखिए अगला आपका प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आंदोलन जो भी हैं वो आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं सभी पूछे जाएंगे। तो सभी पर वीडियोस वैसे भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए इस आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी प्रसाद भट्ट हैं, जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया। आंदोलन की शुरुआत सन 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। देखिए जिस समय ये आंदोलन चलाया गया था, ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, लेकिन वर्तमान का अब जो उत्तराखंड है उसके चमोली ज़िले में चलाया गया था। उत्तराखंड अब जो कि अलग हो चुका है उत्तर प्रदेश से। तो अगर आपसे प्रश्न आप जिनका देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है तो आपसे पूछ दे चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया, तो उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में देकर 3 अलग अलग राज्य दे दिए गए, फिर उत्तराखंड दे दिया गया, तो आप उत्तराखंड पे ही टिक कीजिएगा। और उत्तराखंड ना ऑप्शन में देकर उत्तर प्रदेश दे तो आप उत्तर प्रदेश पर भी सही मार्क कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही उस समय चलाया गया था। अब उत्तराखंड जो है अलग है, अब अलग एक राज्य है। इसमें आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाते हैं। देखिए चिपको आंदोलन का नाम क्यों पड़ा चिपको आंदोलन? पेड़ों की जो कटाई अंधाधुंध हो रही थी, तो पेड़ों को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए लोग जो थे उत्तराखंड के चमोली ज़िला के जो गोपेश्वर नामक स्थान के लोग थे, वो लोग पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों को काटने से बचाने लगे कि नहीं, हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे, क्योंकि पेड़ों से ही हमें जीवन मिलता है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं और हमारा वातावरण पेड़ों के बिना खराब हो जाएगा। तो वो पेड़ों को कटने से बचाते हैं कि पेड़ों को भी दर्द होता है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ जाता है और इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र और व्यापक हो जाता है। धीरे धीरे ये फैलता जाता है आंदोलन और इसके सूत्रधारों ने समग्र रूप से पर्यावरण की रक्षा का बीड़ा उठाया कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, जितने लोगों ने इसमें मिलकर इस आंदोलन को चलाया था। तो चिपको आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसको याद रखिएगा। और आज के वीडियो के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप सभी को तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा भी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट में ऑल वीडियोस ऐड हैं, 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स में आपकी पढ़ा चुकी हूँ। तो उनके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट के लिंक को चेक करके अपने ऑल टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ऑल महासंग्राम वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिर अपने एग्जाम में जाइए, आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के